हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विजिबिलिटी सही है? ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ऑडियो भी सही है, वीडियो भी सही है, ऑल आर गुड। ओके, तो प्रीवियस में फिजिक्स की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स के बारे में सारी डिटेल्स बता दी थी, क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस क्लास में इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इसमें हम आपके पास बात करेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, कौन सा सिलेबस आपको करवाया जाता है, किस तरह का सिलेबस करना होता है आपको, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ते हैं और किस तरह से इसको हम पढ़ाते हैं आपको, है ना। डिटेल्स आपको शेयर कर दी गई थी। किस तरह चलेगा आपका? पहले थ्योरी के बाद साथ ही में प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपके एमसीक्यू हो गए या बाकी जितनी भी टर्म्स जो एक एग्जाम के लिए कंपलसरी पोर्शन आपके पास होता है, प्लस साथ में आपके टेस्ट पेपर हो गए, प्लस साथ में प्रैक्टिस सेशन हो गए। ओके, और लास्ट में होते हैं आपके डाउट सेशन। अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो शेयर कर सकता है। और ये जो जितना भी मटेरियल है आपके पास सारा, ये सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रेजेंट होता है, जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते हो। गूगल ड्राइव आपके साथ शेयर हो जाती है। आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी आप इसको नॉर्मली जो है वो अपने पास भी रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो जैसे मैंने आपको शेयर कर दिया कुछ मटेरियल जो है, जैसे इनऑर्गेनिक पार्ट है जो आपका फिजिक्स के साथ कोलाइड करता है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल, क्योंकि वो फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है। तो दो क्लासेस लेने से अच्छा होता है कि एक सिंगल वे में आपको वो समझ आ जाए, है ना। तो इसीलिए एक ही टीचर आपको उसको प्रेफर करता है। प्लस साथ में बाकी प्रवेश सर आपको जैसे ऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल हो गई, तो वो आपको कवर करेंगे उसमें। एंड जब हम बात करते हैं आपके पास पूरे सिलेबस की, तो वही बात फिर से कि हमेशा डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ चलिए। केमिस्ट्री पूरी की पूरी ही आप अपने डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। अरे हर चीज मैटर से बनी हुई है, और केमिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो तो पहली टर्म आप मैटर देखते हो कि अच्छा जी मैटर क्या है जी हमारे पास, है ना। जब आप बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक टर्म्स पढ़ते हो केमिस्ट्री की, तो आप सबसे पहले इसी डेफिनेशन को पढ़ते हो ना, कि यूनिवर्स का कोई भी एलिमेंट या कोई भी पदार्थ जो कोई जगह घेर रहा है उसको हम मैटर कहते हैं। अरे मैटर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप फर्स्टली, ठीक है। फर्स्ट जो आप देखते हो बेसिक, क्या देखते हो आप? फर्स्टली बेसिक। तो बेसिक की जगह यानी चैप्टर वाइज नहीं चलते हैं, ठीक है। जैसे आप कहोगे अच्छा जी +1 है +2 उनके चैप्टर है। जो फिजिक्स का मटेरियल है वो प्रॉपर्ली अरेंज है। केमिस्ट्री में क्या है, बहुत सी टर्म कोलाइड करती है, कुछ यहाँ का पोर्शन वहां पे है, वहां का पोर्शन यहाँ पे है, यानी 11 12 का मिक्स है, कुछ ग्रेजुएशन का मिक्स है। तो इसीलिए सबसे पहले हम एटम से शुरू करते हैं। कहां से? एटम से। यानी इसी के अंदर आपको पूरी आ जाएगा आपके पास इसी का कि मैटर क्या होता है ना। मैटर में आपके पास एटम क्या होगा, आपके पास एलिमेंट क्या होंगे, फिर आपके पास एटॉमिक मास क्या होगा, फिर आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर आपके पास जब आप अब इनसे फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इनसे मिक्सचर बनते हैं तो आपके पास मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। इसी के बेसिस के ऊपर 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास आता है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ आपके पास आता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ आपके पास आता है, गैलियस लॉ आपके पास आता है, ठीक है। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी वैसे इसमें पढ़ सकते हो आप, पढ़ना चाहेंगे तो वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि हमें पढ़ना है एटम को कि एटम क्या होता है। इसी के बाद एटम जब आया तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देखो एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है सभी को, है ना। इलेक्ट्रॉन आया कैसे आया, प्रोटॉन आया कैसे आया, न्यूट्रॉन आया कैसे आया, उनकी डिस्कवरी किस तरह से आपके पास हुई, और जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इनका स्ट्रक्चर कैसा था, जिसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स हमारे पास आती है। स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर थ्योरम्स को पढ़ते हो ना आप, कि अच्छा जी डाल्टन ने फर्स्ट टाइम दी थी, है ना। डाल्टन ने क्या कहा था आपके पास, फिर थॉमसन मॉडल आपके पास आया,
फिर रदरफोर्ड मॉडल आपके पास आया, फिर बोहर मॉडल आपके पास आया। वन बाय वन करके उनको आप यहाँ पे स्टडी करोगे। क्लियर? जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, इसी को आप क्वांटम नंबर कहते हो ना, एन एल एम एल एम एस करके, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप इट इज एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। फिर आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, फिर आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। उसी के बेसिस के ऊपर जो एस के अंदर ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, आपके पास एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, उनकी शेप कैसी होगी, 3 डायमेंशन होगी कि 2 डायमेंशन होगी, किस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं, कहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रेजेंट होने की, कहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है ज्यादा होने की, नोड, एंटी नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इसी तरह से कहते हैं। चलो जी, पता लग गया। अब इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे हम आपके पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी मेन एनर्जी शेल के अंदर, तो कैसे भरेंगे जी? ऑब्बो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, बोहर-बरी रूल हमारे पास आ गया, n+l रूल हमारे पास आ गया, पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ गया, हुर्ट्ज रूल आपके पास आ गया, है ना, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास आ गया। उन सभी को मिक्स करके हमने इसको फिल कर दिया, यानी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक टर्म कंप्लीट हो जाता है, एक पोर्शन खत्म हो जाता है जो बेसिक इंट्रोडक्शन का होता है कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर्मूला मास क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से हमारे पास ड्राइव हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास स्टडी हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। तो ये पूरा जो आपके पास देखो ऐसे बनाते हैं ना, दैट इज सेंटर में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ आपके पास जो मेन एनर्जी शेल्स होती हैं, तो जो भी इसमें आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके पास होते हैं, एंड यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके पास फॉर्म्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, आइसोटोप, आइसोबार्स आपके पास हो गए, आइसो न्यूट्रॉन्स आपके पास होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, वो टीजीटी में भी आता है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोटोप कौन से हैं आपके पास, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लियर? जब ये हमारे पास खत्म हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, क्या कहते हैं इसे हम आपके पास, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, पीपी को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। इसमें आपके पास एस, पी, डी और एफ, जो आपके पास एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक आपके पास होता है, डी ब्लॉक आपके पास होता है, एफ ब्लॉक होता है, इसकी कंप्लीट स्टडी हम करते हैं। ठीक है, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, पूरा नहीं देखेंगे। पूरा देखने के लिए और भी बहुत सी चीजों को पता होना चाहिए। क्लियर? केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो हम कवर करवाएंगे, बाकी जो फिजिकल एंड ऑर्गेनिक पोर्शन है वो आपको प्रवेश सर कवर करवाएंगे। ठीक है, पूरी बात, अच्छा आपने लेट ज्वाइन किया होगा। क्लियर? तो एस, पी, डी एंड एफ मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं अभी पूरा, जिसको हम कवर करेंगे आपके पास, क्योंकि जो आपका जितना भी ओवरऑल टीजीटी का पैटर्न होता है वो हम ही फॉर्म करते हैं, है ना, टीचर्स उनको फॉलो करते हैं, तो पूरा पैटर्न, तो पूरे सब्जेक्ट का पैटर्न हमें पता होता है। चाहे आप मैथ्स का भी मैं आपको बता सकता हूँ, साइकोलॉजी का भी बता सकता हूँ, जीके का भी बता सकता हूँ, वो याद ही है सारा का सारा कि पैटर्न कौन सा है, और ये आपको भी याद होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको अपने टेस्ट को क्लियर करना है। क्लियर? मैटर ये नहीं करता कि आपको पढ़ा कौन रहा है, मैटर ये करता है कि क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मैटर ये चीज करती है कि आपके पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, मेन चीज वो होती है। अगर आपको क्लास में मजा ही ना आए, अब मजे के लिए यहाँ पे कोई डांस नहीं होगा कि आप सोचोगे यार बहुत अच्छे गाने चलेंगे, डांस नहीं, पढ़ाई में मजा लेना पड़ेगा। और पढ़ाई में मजा आता है जब आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। देखो पढ़ाई कब इंटरेस्ट लगती है, जब चीजें समझ आ जाती है। अगर आपको, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है तो आपका दिल करेगा मैं और पढ़ूं, और समझ नहीं आ रहा तो आपको फिर बोरिंग लगेगा। और हम चाहते हैं कि आपको समझ आए, इंटरेस्टिंग लगे बहुत सी चीजें, है ना।
तो इसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत एसपीडी के बारे में, प्लस साथ में जैसे आपके पास आयनिक रेडियाई यानी रेडियस देखते हैं, फिर आपके पास आयनिक स्ट्रक्चर इसी के बेसिस के ऊपर, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास हो गया, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया। इन्हीं के बेसिस के ऊपर, किस चीज के बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है पीरियोडिक टेबल में इनका मेन ट्रेंड क्या होता है, उन सभी चीजों को हम इसी के तहत जो है वो आपके पास स्टडी करते हैं पूरे के पूरा, है ना। फिर जब हमने ये देख लिया, जब प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, अब हम देखते हैं यार कि जो एटम है वो तो ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल बन रहा है ना, मॉलिक्यूल बन क्यों रहा है, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। ऐसी क्या चीजें जिनको जिनको उनको होल्ड करके रखा हुआ है, तो हम देखते हैं इनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेस होती है जो उसको होल्ड करके रखती है। तो इसी के बेसिस के ऊपर इसके बाद हम बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं। यार बॉन्डिंग देखते हैं, विदाउट बॉन्डिंग तो काम ही नहीं चलेगा। अगर मैं ये कह दूं कि एस ब्लॉक आयनिक बॉन्ड बना रहा है ना, एस ब्लॉक जो पी के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बना रहा है, या कुछ कोवलेंट बना रहे हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो मुझे क्या पता कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो इसके बिना तो मैं एस को कंप्लीटली पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, प्रॉपर्टी में कोई इश्यू ही नहीं था ऐसा, क्योंकि चीजों को देखो, सीक्वेंस एक धागा होता है ना, उसमें एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, उसी के अराउंड उसको अरेंज किया जाता है। जैसे आप क्लासेस में चलते हो, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह चलोगे, आप उल्टा नहीं चल सकते ना। उसी तरह से जब भी कोई चीज पढ़ते हो तो आप उल्टा नहीं पढ़ सकते, अच्छा जी एक चैप्टर वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नहीं, आपको पैटर्न के साथ ही चलना पड़ता है और चीजें इजी भी हो जाती है। तो जैसे मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, तो बॉन्डिंग क्यों हो रही है, किसी न किसी फोर्सेस की वजह से हो रही है। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप की फोर्सेस स्टडी करते हो, जैसे लंडन फोर्सेस हो गई, डिस्पर्शन फोर्सेस हो गई, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आपके पास हो गई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास हो गई। ये सारी बॉन्डिंग जिसकी वजह से एटम आपस में जुड़ रहे थे, वो आप यहाँ पे पढ़ लोगे, है ना। फिर इसी में जब बॉन्डिंग जुड़ गई तो आप इसमें सारे बॉन्ड्स पढ़ लेते हो, फिर कि जैसे आपके पास बॉन्ड्स आ गए जी, कोवलेंट बॉन्ड, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास हो गया, आयनिक बॉन्ड आ गया, कौन सी किसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि और कौन सी चीजों के ऊपर, जैसे कोई आपको डिफरेंट डिफरेंट 4 एग्जांपल दे दिए, पूछ लेंगे बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसमें, तो वो कैसे पता लगेगा, वो यहीं से पता लगेगा ना आपके पास, ठीक है। जैसे ही आपने ये चीजें पढ़ ली, अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तैयार हो गए, चलो जी पता लग गया बॉन्ड कैसे होते हैं, तो इसी के बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जी अब, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, ऑन द इसको आप बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम इकट्ठा कर सकते हो आप। तो इसी के बेसिस के ऊपर आपके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी आपके पास आ जाती है, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है आपके पास, ठीक है। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी आपके पास आती है, बेस्पर थ्योरी करके, है ना। फिर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके पास आ जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है। ये 4 थ्योरीज फिर आपके पास स्टडी होती है। इसके बेसिस के ऊपर जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं बैलेंस शेल बॉन्ड थ्योरी में, तो यहाँ पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट निकल जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर आप स्ट्रक्चर बता सकते हो। मॉलिक्यूलर के बेसिस के ऊपर डायमैग्नेटिक करैक्टर, डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर आप बताते हो। एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बेसिस के ऊपर जो है आप इसमें रिप्रेजेंट करते हो कि कोई भी अगर आपके पास जैसे डी जनरेशन होती है डी के अंदर, है ना, कुछ हाई स्पिन कुछ लो स्पिन, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाते हैं आपके पास, उन्हीं के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनको देख लेते हैं, और साथ में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है उसके बेसिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अरेंज हो सकता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आपके पास बनते हैं, तो उनको फिर हम यहाँ से आपके पास स्टडी करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका एक जर्नल तरीका क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये एटम है, ये इससे मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल जब बॉन्डिंग बन गई, अच्छा ये बॉन्ड थे इनके बीच में, और इसके बाद इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। अब आगे आपके पास असली मेन टास्क जिसे आप कहते हो, एक मेन टर्मिनोलॉजी आपके पास आ गई, क्योंकि अभी आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई, यानी जैसे होता है ना घर बनता है, नींव बनती है, खड्डे खोदे जाएंगे, उसमें सरिया वगैरह जो पिलर होते हैं यानी उनको रखा जाता है, जो आपके टाई बीम हो गए वो सेट किए जाते हैं, यानी आपकी एक पृष्ठभूमि जो है यहाँ पे पूरी बनके तैयार हो जाती है जब आप इस पूरे को पढ़ते हो। 15-20 लेक्चर भी लग सकते हैं, इसमें ज्यादा भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स जो है वो समझने वाले इसके अंदर होते हैं। क्लियर। चलिए
जब आपके पास ये पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, अब आप पूरे तरह से तैयार हो किसी चीज को समझने के लिए, है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है, फिर आप पढ़ सकते हो एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, डी रह गया, डी ब्लॉक को कंप्लीट स्टडी कर सकते हो आप इसको। अब एस को जैसे हेलिना की रब से फरियाद, है ना, पी एस में जैसे अल्कली मेटल हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके पास हो गए, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 को। फिर पी आता है ग्रुप 13 से ले ग्रुप 18 तक आपके पास, उनको 1 बाय 1 करके बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स हो गए, इनर्ट गैसेस हो गए, उनको 1 बाय 1 करके कंप्लीट स्टडी कर सकते हो फिर आप। फिर डी ब्लॉक आते हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आपके पास कवर हो जाता है। और फिर एफ आते हैं जो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज होती है, इनको फिर कंप्लीट पढ़ते हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज A to Z। 10 से 15 लेक्चर ज्यादा भी लग जाते हैं इनमें, क्योंकि जैसे एस पढ़ोगे तो हीलियम, लिथियम, ठीक है, सोडियम, इन सभी को पढ़ोगे आप, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, तो इनको पूरा पढ़ोगे। लिथियम पूरी प्रॉपर्टीज A to Z, किस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, कौन से इसके ओर्स हैं, सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है। ओके, इसके बाद आप पढ़ते हो दैट इज स्टेट, यानी आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, इन तीनों को फिर आप स्टडी करते हो। ठीक है, सॉलिड में आप पढ़ते हो सॉलिड स्टेट के बारे में, जैसे अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन आपके पास हो गई। फिर आपके पास क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड्स क्या होती है, वॉइड्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्या होते हैं आपके पास जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स पढ़ते हो, है ना। और इसमें जैसे आयनिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, कोवलेंट सॉलिड हो गया, नेटवर्क सॉलिड हो गया। फिर आपके पास इसी के अंदर यूनिट सेल हो गई, किसमें कितनी यूनिट सेल होती है, कितनी स्पेस, यानी जब भी कोई स्ट्रक्चर पैक होता है उसमें किस तरह की पैकिंग आपके पास होती है, किसकी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी, जब पैकिंग होती है तो उसके अंदर किस तरह के डिफेक्ट आपके पास आते हैं, और डिफेक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस आपके पास आते हैं, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, स्कॉटकी हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, डोपिंग, एफ सेंटर, बहुत सी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस आपके पास हो जाती है ना। और इसी के अंदर आपके पास फिर जैसे हाँ यही है, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी, फेरो, फेरिस, ये सभी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस होती है। लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें आपके पास सबसे पहली टर्म आ जाती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है आपके पास। लिक्विड को आप सॉल्यूशन कह सकते हो, सिंपल वे में इसको आप सॉल्यूशन कह सकते हो, सॉल्यूशन से इजीली आ जाएगा आपको याद, है ना। रॉल्ट लॉ आपके पास हो गया, हेनरी लॉ आपके पास हो गया। फिर डेविएशंस होती है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, आइडियल लिक्विड आपके पास होता है, आइडियल, नॉन आइडियल हो गया। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर आपके पास हो गया। बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिले हैं। गैस में आपके पास गैस की प्रॉपर्टी आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड आपके पास जैसे बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इसमें भी गेल्सिस लॉ आपके पास इंट्रोड्यूस होता है। फिर डाल्टन लॉ भी इसी में इंट्रोड्यूस होता है एंड इसी के बेसिस के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं एंड इसी में आपके पास और भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डिफ्यूजन फिनोमेना आपके पास हो गया। वो सारे फिर गैस के अंडर आप पढ़ते हो। गैस लॉ हो गया मेन टर्म, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस आपके पास क्या होते हैं। तो यहाँ से सॉलिड लिक्विड ये करके जो है एक छोटा सा, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, बट बहुत से क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सारी। ठीक है, एक सीक्वेंस की तरह है, सीक्वेंस के साथ। अच्छा जी हमने एस पढ़ लिया, पी पढ़ लेते हैं और यहाँ से ना पता लगता रहता है अच्छा मेरा खत्म हो गया। केमिस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा, सिलेबस इतना होता है कि चाह के भी कोई पूरा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड आपसे पूछ लिया, कंपाउंड इतने सारे हैं दुनिया में कि चाह के भी एक टीचर कवर नहीं करवा सकता, इसीलिए इसमें आपको जो मेन टर्म्स होती है, उनके फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। क्लियर। फिर इसी के बाद अब 2-3 टॉपिक ऐसे आते हैं जो अलग होते हैं, जैसे हमारे पास हमने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, जो अभी मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक दिन का लेक्चर होता है। थर्मोडायनामिक्स एक ही चैप्टर है आपके पास, इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर है आपके पास, है ना, एक ही चैप्टर है। तो ये 3 यानी थोड़ा सा चैप्टर होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, सेम वही टर्म है आपके पास, कुछ डेरिवेशंस होती है, कुछ प्रॉपर्टीज आती है।
कोऑर्डिनेशन में बहुत सी चीजें आप पीछे देख लेते हो, कुछ नेमिंग वगैरह होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड, और भी आपके पास हो गया। इक्विलिब्रियम में आपके पास इक्विलिब्रियम से रिगार्डिंग कंडीशंस होती है, इक्विलिब्रियम में चेंजेस किस तरह से आते हैं जब आप शिफ्ट करते हो इक्विलिब्रियम को लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, तो उसमें चेंजेस किस तरह से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ ओर्स, एक और छोटा सा टर्म है आपके पास, इसमें ओर्स भी आपके पास होते हैं। तो मैक्सिमम ओर ना जब आप एसपीडी पढ़ते हो, एसपीडीएफ, तो इसमें ओर्स हम कर चुके होते हैं। और इसमें देखो क्या आता है, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर है पूरा, है ना, हाइड्रोजन एक पूरा टॉपिक है। हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है एस के साथ एंड पी ब्लॉक के साथ, यानी हेलोजन्स के साथ रिसेंबल कर जाती है। हार्डनेस ऑफ वाटर हो गई, रिमूव कैसे करेंगे, इसमें कंपाउंड होते हैं जैसे पर हाइड्रोल आपके पास हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपके पास हो गई, हैवी वाटर आपके पास हो गया, 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो वो सारे और किस तरह से फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर, एंड तो वो सभी चीजें ना इसी में कवर हो जाती है। ठीक है, वो इसी में कवर हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे आता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर हर बार पूछा जाता है, बाकी और भी है इसमें किस तरह से होती है किस तरह से नहीं होती है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन को हम यहां पे स्टडी नहीं करते। क्लियर, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक अलग टर्म में। क्लियर, ये 4 ही हैं जिनको हम यहाँ पे रखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं अलग टर्म में। तो देखो अगर मैं इसको एक सेक्शन वाइज बदलूं तो 3 सेक्शन हमारे पास पीछे थी, कौन कौन सी, एटम फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, उसके बाद उसकी जो स्ट्रक्चर है सेकंड सेक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपके पास हो गई, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, 3 सेक्शन हमारे पास ये हो गई। चौथी सेक्शन हमारे पास एसपीडीएफ, चौथी सेक्शन हो गई। पांचवी सेक्शन होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पांचवी सेक्शन, ये 5 सेक्शन आपके पास कवर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी इलेक्ट्रो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कह लो इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें ही फर्स्ट चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, क्योंकि इसमें टोटली इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ोगे, तो इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन को, कि किस तरह से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जो आपके पास होगा। ओके, इसी में फिर आपके पास आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन यहाँ पे पढ़ चुके होते हैं, तो ये कंपेयर हो जाता है इसके साथ। कोई भी सेल फॉर्मेशन होती है, जैसे मोबाइल में बैटरी होती है ना, गाड़ियों में लेड स्टोरेज बैटरी होगी, निकल कैडमियम बैटरी होती है, आप लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हो, सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज यूज होती है। तो इसी के अंदर पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से मूव करेगा, कहाँ पे एनोड, कहाँ पे कैथोड, कहाँ पे बैटरी है, कब वो आपके पास ऑक्सीडेशन शो करेगा, कब वो रिडक्शन शो करेगा, पूरा ही इंटरलेट होता है ना। और इसी के साथ आप जोड़ सकते हो, वैसे अलग भी कर सकते हो, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि सेम ही फॉर्म है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है कितने स्पीड से आपके पास प्रोसीड हो रहा है, चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। नर्सेंट इक्वेशन है जिसको टेम्परेचर के साथ हम डील करते हैं। फिर आपके पास फैराडे लॉज है, फैराडे फर्स्ट सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, है ना। तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, किस तरह से वो प्रोसीड करता है, तो इसको हम एज ए 6th सेक्शन मान सकते हैं। सेक्शन है पूरी, चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये 5th सेक्शन आपके पास हो गया, यानी एक सेक्शन वाइज आप चीजों को पढ़ते हो। कंबाइन जो पूरा सिलेबस होता है ना, जो बच्चे कहते हैं जी सिलेबस चाहिए, तो कंबाइन सिलेबस आपके पास है। क्लियर, 6th आपके पास हो गया। इसी में जो नेक्स्ट आपके पास आता है, अब आप देखोगे ना तो ओवरऑल आप देखोगे तो अराउंड, जैसे अगर आपके पास 100% केमिस्ट्री आ रही है, तो उसमें से हम मान सकते हैं कि 60 to 65% जो सिलेबस है वो वहां पे कवर हो गया। क्लियर, अब जो यहाँ पे इसके बाद आपके पास टॉपिक आते हैं वो एक है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर यानी गॉड ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं कभी कभी को इसको, इसमें आपके पास सबसे मेन टर्म आती है आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, यानी जो भी कंपाउंड है आपके पास किस तरह से आप उनकी नेमिंग करोगे। नेमिंग के साथ साथ जब इसके बाद जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आता है, आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके पास हो गया, रेजोनेंस क्या होती है आपके पास, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है,
इसी के बेसिस के ऊपर जब आपके पास कोई सबस्ट्रेट है उसके ऊपर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है तो यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा, और जब ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा तो क्या आपके पास यहाँ पे कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा आपके पास यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा। ये पूरा रिएक्शन है, और यही आपके जो नेमिंग रिएक्शन आगे आते हैं जो पेपर में भी आपको पूछे जाते हैं वो यहां से बन जाते हैं आपके पास। ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस। तो देखो सबसे जो सबस्ट्रेट है या जो आपके पास रिएक्टेंट है कोई भी हो सकता है। अटैकिंग रिएजेंट कौन है जो इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, वो आपके पास फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं क्योंकि क्लीवेज करके आते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास हो सकते हैं। यही चीज इंटरमीडिएट का बनेगा आपके पास, वो भी आपके पास देखो कार्बोकटाइन बनते हैं, कार्बो अनाइंस आपके पास बनते हैं, कार्बे अमाइंस बन सकते हैं, फ्री रेडिकल्स आपके पास बन सकते हैं। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है आगे क्या जाएगा आपके पास, है ना। तो इसी के बेसिस के ऊपर जब आप स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो ये बेसिक देख लिया, फिर प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस आपके पास होती है, साथ में सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, जो आप पढ़ते भी हो किस तरह सॉल्ट को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा है आपके पास। इसी में आपके पास जैसे अल्कोहल, ठीक है, आपके पास एल्डिहाइड, आपके पास कीटोन, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास ईथर, आपके पास एस्टर, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड आपके पास हो गया। बेसिकली यही होते हैं लास्ट में अमाइन, इन्हीं की छोटी छोटी फॉर्म्स हैं। इनसे रिगार्डिंग जो आपके पास नेमिंग रिएक्शंस आते हैं प्लस जो इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेन आपके पास, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो फॉर्मेशन पूछी जाती है तो फॉर्मेशन नेमिंग रिएक्शन वाली ही होती है, बाहर ज्यादा नहीं होती। तो ये एक देखो एक पूरी टर्म है ये जीओसी के अंडर, जो आपकी एक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पूरा आता है, अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, सभी चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको तो टाइम लगता है करने में। ये होगी 7th टर्म। 8th टर्म में आती है आपकी, जिसे आप कहते हो डेली लाइफ में आपकी जो केमिस्ट्री है जैसे ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है जैसे प्लास्टिक हो गया बहुत डेंजरस है, केमिकल हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए बहुत डेंजरस होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, तो इसलिए फिर उनका विकल्प ढूंढा जा रहा है, उनको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है विद ग्रीन केमिस्ट्री के साथ। तो ग्रीन केमिस्ट्री तो टर्म तो हम यूज नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं पहले, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे आपके एनवायरमेंट में केमिस्ट्री का क्या रोल है, चाहे आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर हो, देखो एसटी यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में ही सारी गैसेस प्रेजेंट है, वहीं पे सारे के साथ वेदर एक्शन होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है जो यूवी को से प्रोटेक्ट करती है, वहीं पे भी बहुत सी एक्टिविटीज होती है, गैसेस तो है, ठीक है, फिर धीरे धीरे मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर वो खत्म होती है, यानी डेंसिटी कम होती है गैसेस की, आयंस ज्यादा होते हैं फिर ऊपर जाके, ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंट जैसे वाटर पोल्यूशन, लैंड या सॉइल पोल्यूशन जिसे आप कहते हो, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो इन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें, है ना। जैसे आपके पास फ्लाई ऐश होती है, शूट आपके पास होता है, स्मोक हो गई, स्मोक आपके पास होता है, क्या होता है वो, एयर पॉल्यूटेंट कौन से हैं, मेन एयर से रिगार्डिंग होता है, वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे आप पीपीएम करके मेजर करते हो, एंड इसी में और भी छोटी छोटी टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी के बाद यहीं से ये छोटा सा फॉर्म आती है, छोटा सा टर्म है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इसमें आता है जिसे आप कहते हो बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसी से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपके पास हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही जब इसको पूरे से आपके पास शुगर पार्ट होता है ना, जैसे पॉलीसैकेराइड्स हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गए, डाइसैकेराइड्स आपके पास हो गए, कीटो शुगर है कि एल्डिहाइड शुगर है, कौन सी कीटो है, पेंटो है, हेक्सो है, हेप्टा है, और आपके पास टेट्रा है, टेट्रोज है कि ट्राई शुगर है, इस तरह से स्टडी करते हो एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्म में, तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट हो जाता है आपके पास, क्लियर। इसी के अंदर फिर आपके पास प्रोटीन आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे नाइट्रोजन के साथ, तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन तो है, हर जगह के ऊपर प्रोटीन है, नाइट्रोजन यूज होती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके पास हो गई। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स आपके पास होती है, 20 टाइप की होती है। आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, वहां पे प्रोटीन्स होती है,
है ना। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड लिंकेज आपके पास क्या होती है, वो सारा इसी के अंडर प्रोटीन के पार्ट में आपके पास आ जाता है। फिर आपके पास वाइटामिन्स हो गई, मोस्ट एसेंशियल वाइटामिन्स, ठीक है। फैट सोल्यूबल, कौन कौन से डिजीजेस हो सकती है इनकी कमी के कारण, एंड कौन सा इनका केमिकल नेम है आपके पास, तो वो सभी चीजें जो आपके पास वाइटामिन्स के पार्ट के अंदर आपके पास आती है, ठीक है। वाइटामिन्स के बाद देखो है तो आपके पास यही बायोमोलिक्यूल्स, तो पॉलीमर भी इन्हीं का पार्ट है आपके पास। पॉलीमर हम एक ही में डाल देते हैं इसको, है ना। पॉलीमर से भी फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आपके पास एडिशनल पॉलीमर है, चाहे आपके पास कोमोलीमर है, चाहे नेचुरल है, चाहे आर्टिफिशियल है, चाहे आपके पास सिंथेटिक है, चाहे आपके पास एडिशनल कंडेंसेशन कोई भी हो, चाहे आपके पास इलास्टोमर है, थर्मोसाइटिक है, थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर है, चाहे आपके पास फाइबर्स है, ठीक है। वो सभी टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस होती है एग्जाम्पल्स के साथ। इसके बाद आपके पास आता है केमिस्ट्री में डेली लाइफ, डेली लाइफ जिसमें आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, जैसे एंटीपायरेटिक आपके पास हो गए, एंटीबायोटिक हो गए, डिसइंफेक्टेंट आपके पास हो गए, एंड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में होता है, एंटी हिस्टाडीन्स आपके पास हो गई, है ना, एंटी मलेरिया ड्रग आपके पास हो गई, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स आपके पास हो गए, एंड यही है। एंड इसी में प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं साथ में, जैसे आपको पता है फूड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसकी जो ऑक्सीडेशन को रोक दे ताकि फूड आपके पास खराब ना हो जाए। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे खत्म हो गया, यानी अराउंड 9, अगर मैं इसको 10th सेक्शन भी मान लेता हूँ आपके पास, ठीक है, वैसे तो बायोमोलिक्यूल के अंदर ही सारा है ये, तो 9 सेक्शन 10 सेक्शन मान के चलते हैं। तो पूरी की पूरी जो 10 सेक्शंस होती है ये आपके पास आती है। इन सेक्शंस में से अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अराउंड 5 के आसपास आते हैं, 5 के अराउंड, 5 to 6 न्यूमेरिकल। एक आपको न्यूमेरिकल आएगा मोल कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट आएगा आपको कंसंट्रेशन टर्म से। कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म होती है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, एक आपको वहां से आएगा। एक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, वहां से आ सकता है। एक आपके पास जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गई, वहां से आपको आ सकता है। एंड इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल आते हैं। यही है 3-4 यहीं से आपके पास आते हैं। तो आज जो हम आपके पास फर्स्ट एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, क्या करेंगे, छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसे आप मोल भी कहते हो या सॉल्यूशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ना, सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन क्या होता है। अभी हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको याद हो। ओके, तो चलो सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। हम हर एक टर्म को इसी तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ये बीकर है। देखो कॉमन टर्म्स है, डेमो भी भूल जाओ, एक कॉमन टर्म्स है। जब भी आप बात करते हो सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। हम मानते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूट है ना। कंसंट्रेशन टर्म में सभी में यूज होता है, मोल में भी यूज होगा, तो ये चीज पहले पता होनी चाहिए। सॉल्यूट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। यानी हो सकता है कि जो मेरे पास बीकर है इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, आपके पास कोई भी सॉल्वेंट डाला हुआ है। ये मान लेता हूं मैं सॉल्वेंट है आपके पास, ठीक है। वाटर मान लेता हूं इसको, पानी क्या है मेरे पास, ये पानी है, वाटर है। इसी में अब मैं क्या करूंगा, आपके पास थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दूंगा, थोड़ा सा। ये बीच बीच में कहीं कहीं पे मैंने क्या कर दिया, आपके पास सॉल्यूट डाल दिया। क्लियर। ये क्या हो गया मेरे पास, नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी थोड़ा सा मैंने सॉल्यूट डाल दिया। देखिए ये प्योर था, है ना। हम लिखते हैं ना इसको प्योर सॉल्वेंट, जैसे आप A0 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हो जी, सॉल्वेंट प्योर है। बाद में तो सॉल्यूट बनेगा, वो प्योर थोड़ी होगा, उसमें तो मिक्सचर होगा आपके पास कोई। तो जब भी हम कहते हैं कंसंट्रेशन, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी इन दोनों के बीच में कितनी रेशियोज बनी हुई है, कितना परसेंट या कितना अमाउंट जो है किसी सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन तो केमिस्ट्री में आप शुरू से पढ़ते चलोगे लास्ट तक, हर चीज में कंसंट्रेशन यूज होती ही होती है। विदाउट कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कोई आइडेंटिटी नहीं है।
चाहे आप मोलैरिटी पढ़ लो, मोल फ्रैक्शन पढ़ लो, वो भी तो कंसंट्रेशन की एक फॉर्म है ना आपके पास, यानी कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट में आपने ऐड किया है, ठीक है। तो वो क्या है, कंसंट्रेशन की फॉर्म है। अब देखिए मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा डाला, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में डाला, क्या किया मैंने, इसको स्मॉल अमाउंट में डाला, तो क्या कहते हैं उसको, डाइल्यूट कहते हैं। यानी मेरे पास क्या है जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा, डाइल्यूट, ये थोड़ा सा डाला है। नमक जैसे पानी पियोगे तो आपको पता नहीं लगेगा नमक है उसमें, थोड़ा सा वो डिसॉल्व हो जाएगा, नमक डिसॉल्व हो जाता है आपके पास, है ना। अगर मैं इसमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दूं, क्या कर दूं मैं, इसके अमाउंट को थोड़ा सा लार्ज कर दूं, यानी बढ़ा दूं इसके अमाउंट को, ठीक है, लार्ज कर दूं, तो उसको क्या कहूंगा मैं, कंसंट्रेटेड। यानी मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जैसे आप कहते हैं ना जी कंसंट्रेटेड H2SO4, हाथ जला देगा। डाइल्यूट है, ज्यादा फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें नमक डाल रहा हूं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब उसमें डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम सॉल्यूट जो उसमें ऐड कर दिया है, इसको कहते हैं आपके पास सैचुरेटेड। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड होता है। क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो उसके अंदर ऐड होता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, हो सकता है, ये मैक्सिमम है, इसके बाद नहीं डाल सकते। यानी जो वाटर था, जितना NaCl था, वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है। अगर मैं इसमें और डालता हूं आपके पास, तो उसको कहते हैं सॉरी, सुपर सैचुरेटेड स्टेट या सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे मान लो अब और सॉल्यूट डाल रहे हो, तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा वो आपको, ठीक है। विजिबिलिटी यानी वहां पे वो दिखना शुरू हो जाता है, यानी उसके जो क्रिस्टल होंगे वो कोलाइड बनना शुरू हो जाएंगे अलग, अब इतना सॉल्वेंट है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो 4 टाइप की स्टेज मिलती है हमें, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। ये चारों स्टेजेस हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो सॉल्यूट जो कितने टाइप का हो गया, सॉल्वेंट क्या हो सकता है आपके पास, सॉल्वेंट या तो केजी की फॉर्म में हो सकता है, या तो आपके पास वॉल्यूम की फॉर्म में हो सकता है ना। आप वॉल्यूम में भी डाल सकते हो, यानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड के पास डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन फिनोमेना होता है, ठीक है। सॉलिड के पास डिफ्यूजन फिनोमेना नहीं होता है, तो वो खुद को इतनी अच्छे से अरेंज ही नहीं कर सकता, क्लियर। तो इसी के बेसिस के ऊपर आपके पास कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स निकल के आती है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। और एग्जाम में मोलैरिटी है तो एक ही चीज है ना आपके पास, तो यहीं से फिर निकल जाती है मोलैरिटी, ठीक है। कैसे लिखते हो आप, मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ml ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यही कहते हैं ना। एक्चुअली होता क्या है, देखो जैसे हम 1 लीटर में बना रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे कोई कंसंट्रेशन 1 लीटर में बनानी है, तो उसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ही रहना चाहिए। क्या कहा, उसका जो टोटल वॉल्यूम 1 लीटर ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, 10 ml आपके पास इसमें डालता हूं, वो टोटल कितना बन जाएगा, 1010 ml, तो 1000 से ज्यादा हो गया ना। और कंडीशन क्या थी कि पूरा ही 1000 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये 10 होता है तो इसको 980 ही लेते हैं। आप जब न्यूमेरिकल करते हो तो आप इन टर्म्स को वहां पे यूज करते हो, माइनस कर देते हो वहां से। लेकिन यही चीज अगर मैं आपके पास, अगर जो मेरे पास सॉल्यूट है, अगर मैं इसको ग्राम में ले रहा हूं, देन तो मैं इसमें अगर 1 लीटर में डालूंगा भी ना, तो 1 लीटर ही बनेगा, क्योंकि तो डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, कि जो आप लिक्विड ले रहे हो कि आप सॉलिड ले रहे हो। तो क्या कहा आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। क्या कहा आपने, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जो उसको ऐड किया है, तो यहीं से आपके पास इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है पूरा, है ना। यहीं से जो इसका फॉर्मूला है वो आपके पास ड्राइव हो जाता है।
लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि हम कभी भी बीच में से चीजों को नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे एक चीज आ गई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। मोल क्या होते हैं जी? एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, आयन, मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट है आपके पास। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, पता होना चाहिए आपके पास, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, तो विदाउट उसके हम इसको कर ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं कि एन भी आपके पास नंबर ऑफ मोल है और आपके पास वॉल्यूम इन लीटर है जी। तो ये बन गई जी मोलैरिटी। आपके पास ये क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन, यानी मोल पर लीटर, ठीक है। मोल कंसंट्रेशन वॉल्यूम पर लीटर में आ गया। और जब कंसंट्रेशन निकालनी होती है, अगर मैं मालूम है लीटर में नहीं ले रहा, तो मैं कैसे करता हूं, m इज इक्वल टू एन बी अपॉन, अगर मैं इसको किसी भी फॉर्म में ले रहा हूं, 10 ग्राम या हो सकता है 100 ml में बना रहा हूं, तो इंटू 1000, और जो भी वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इन ml में कंसीडर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा, आप इस फॉर्मूले को यूज भी करते हो किया होगा आपने, जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। प्रीवियस में भी एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, उससे तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बताइए कितनी, यानी आपके पास एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है m1, दूसरे की है m2, ठीक है। इसका वॉल्यूम है v1, इसका वॉल्यूम है v2। जब आपने थर्ड सॉल्यूशन बनाया v3 करके, तो आपको बताना है उसकी जो m3 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया था, अगर याद होगा अगर आपको तो यहां से क्या करते हो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये तो आपने पढ़ा ही है सभी ने कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होता है। लेकिन तीन है, तो आपने क्या किया था, m1v1 प्लस m2v2 को जब आपस में मिलाया तो m3v3 बना। तो m3 तो अलग होगा, लेकिन v3 क्या होगा, जो v1 प्लस v2 है वही तो आपके पास v3 है ना, जो आपके पास यही था। तो यही फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना था और आप इसको क्वेश्चन को कर लेते, कोई रफ टास्क नहीं था। इससे प्रीवियस की बात करेंगे थोड़ा सा, तो ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस में ये था, इससे प्रीवियस में ये था आपके पास, यानी एन भी एक्चुअली देखो मोल है ना आपके पास, तो मोल कैसे आएगा, दैट इज द जो आपके पास गिवन मास होता है, कितना आपके पास गिवन मास है किसी का, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, क्लियर, कितना आपके पास गिवन है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें ना देखो, विदाउट बेसिक नॉलेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी हमने पढ़ा ही नहीं है, और मुझे क्या पता आपको पता है कि नहीं है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला मास क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। जब मुझे ये आइडिया ही नहीं है कि आपको पता है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते, है ना। ये तो मैंने बता दिया, चलो ठीक है, फॉर्मूला बता डायरेक्टली याद रख लोगे जी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो सबसे बड़ी बात होती है। क्लियर, अप्लाई कैसे, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं, बताइएगा उसका आंसर। डेमो क्लास का मतलब होता है कि आपको पता हो कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम चीजों को स्टडी करेंगे, है ना। तो बेसिक से करेंगे एडवांस की तरफ को। तो यहां पे हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आपको बनाना है m/10 NaOH solution in 500 ml ऑफ वाटर। इस तरह की टर्म्स आपने पढ़ी होगी जब आपने ग्रेजुएशन की होगी। स्कूल में तो सॉल्यूशन बना के दे देते हैं, है ना। जब आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में कोई भी आपको सॉल्यूशन बना के नहीं देता है, वो सीधा कहता है कि बताइए आपको m/10 NaOH सॉल्यूशन बनाना है इसमें, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाइए, टाइट्रेशन कीजिए बाद में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी आपको करनी है, तो आप बनाइए सॉल्यूशन बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कैसे, देखो आपको ये तो पता है, ये क्या है आपके पास सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्या है सॉल्वेंट, कितना है 500 ml आपके पास सॉल्वेंट है। इसको यदि ये m/10 क्या है आपके पास, m/10 है कंसंट्रेशन, यानी इतनी कंसंट्रेशन आपके पास चाहिए। NaOH क्या है आपके पास, NaOH की बनानी है ना, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, क्या है आपके पास से सॉल्यूट है। अब कंसंट्रेशन बनती कैसे है, जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो, कितना डालोगे,
पता है? नहीं है पता, वो ही फाइंड करना है यहां से, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी भी ऐसा नहीं बताएंगे आपको कि आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, कि मोलैरिटी फाइंड करनी है कि नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, वो आपको खुद आइडिया लगाना पड़ता है ना। जैसे यूनिट होते हैं ना उनके, केजी पर या मोल पर केजी हो जाएंगे आपके पास, तो वहां से ये ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएंगे। चलिए बताइए फटाफट से, कोई नहीं तुक्का ही लगा लीजिए। विजिबिलिटी तो ठीक है ना क्लास की, विजिबल है ना सारा? हाँ ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट में इशू आ जाए तो थोड़ा बहुत दिखता नहीं है कभी कभार। क्लियर? चलिए नो प्रॉब्लम। देखो देखो, जो चीजें हमने पढ़ी ना वो ही बता रहा हूं मैं, जो अभी तक हमने पढ़ी ना, मैं कुछ न्यू नहीं बता रहा। हमने क्या देखा, m/10 चाहिए हमें, है ना, चाहिए हमें, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन। m/10 का मतलब 1/10 है, यही होता है ना, यही मतलब है इसका आपके पास, यानी 0.1 मोलर बनाना है आपको, यही मतलब है इसका। 0.1 चाहिए आपको इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या देखा था अभी हमने, दैट इज NB, है ना, अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, ठीक है, यही था आपके पास। कितना वॉल्यूम में आपको बनाना है। NB का क्या बताया था मैंने आपको, गिवन मास, जो आपको मास दिया होता है, ठीक है, गिवन मास। NB क्या होता है आपके पास, यानी यहां से आप मोल निकाल सकते हो, ये मोल है एक्चुअली। तो आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। अब क्या क्या गिवन है आपके पास, खुद देखो। m की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.1, कितनी आपके पास, 0.1। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, 500 ml, है ना, 500 ml। nb की वैल्यू यहां से आएगी, गिवन मास है नहीं है, पता, गिवन मास ही तो निकालना है। गिवन मास मतलब सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डालू मैं उसमें, यही तो निकालना है आपको। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका 23 होता है, इसका 24 और इसका 16, 40 होता है ना। तो इसकी वैल्यू होती है 40, तो हो गया। अब यहां पे डाल दो, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से आपके पास लिखते हैं, जैसे अगर मैं इसको इस पे डाल दूंगा ना, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू NB को क्या लिखता हूं, गिवन मास। जैसे गिवन होता है ना आपको, तो ये सॉल्यूट होता है, छोटा होता है, तो इसको MB करके, मास है, Ma जो होगा वो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे MM लिख देते हैं उसको, मॉलिक्यूलर मास, MB हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी B सॉल्यूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू 1000 अपॉन, और वॉल्यूम इन यानी 500, यही है। या चलो फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले की फॉर्म में ही लिख देते हैं। वॉल्यूम इन ml, आपको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, बाकी सब गिवन है, लेके आओ इसको इस तरफ को, है ना। आप टीचर क्या करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, दैट इज द सॉल्यूट इज इक्वल टू, वो डायरेक्ट बता देंगे आपको, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू, ये भी ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कितना आपको यूज करना है डिवाइडेड बाई 1000। बस डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन पता तो होना कहां से आया है, क्योंकि आप भी टीचर बनने वाले हो। तो बस क्या हो जाएगा आपके पास, मोलैरिटी है 0.1, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है आपके पास 40, कितने वॉल्यूम में बनाना है आपको, 500 में, डिवाइडेड बाई 1000, 1 कट गया आपके पास, यहां से एक और आपके पास कट जाएगा, है ना। और कितना बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे देखो 0.1 बनाना है ना आपको, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से इस डेसिमल को भी हटाता हूं तो नीचे 10 बना देगा, ठीक है, यही होगा आपके पास। तो ये 10 बन गया, ये भी आपके पास 1 और ये भी आपके पास यहाँ पे 2, है ना। तो क्या आ गया आपके पास, ये यहाँ पे 4
बाई 2 यानी 2 ग्राम, यानी अगर 2 ग्राम ऐड करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 0.1 NaOH का सोल्यूशन बन जाएगा। कैलकुलेशन ठीक हुई ना सारी, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे ये भी कटेगा यहाँ पे, तो हाँ ये तो 2 की फॉर्म में ही आएगा, 2 यहाँ पे, 2 वैसे भी नीचे जाएगा आपके पास। पॉइंट 1 इंटू यानी 0.1 यानी 10 इंटू 40 है, ठीक है, ये भी इंटू 500/111111 है ना, और यहाँ से ये भी कट गया, यहाँ पे 2, ठीक है, ये 2 ग्राम, क्लियर। कितना आ गया आपके पास, 2 ग्राम। तो इस तरह से आप डिफरेंट करके ना कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो टर्म्स है जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, क्लियर, ठीक है। चलिए बाकी हम 1 तारीख आ ही चुकी है, आज 29 है, तो 1 तारीख से हम कंटिन्यू करेंगे। आपकी क्लासेस 5 डे होगी, यानी 5 दिन आपकी क्लासेस चलेगी, एंड जो 6 डे होगा वो टेस्ट डे होगा। जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसका टेस्ट आपके पास होगा। जितने भी लेक्चर होंगे 30 मिनट के होंगे, और 30 मिनट की उनमें प्रैक्टिस होगी, यानी उनसे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, या अगर आपके कोई डाउट वगैरह हैं तो आपके जो डाउट होंगे वो उसमें सॉल्व किए जाएंगे साथ साथ में। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर करना होगा तो 88 ऑलरेडी शेयर है वैसे 8894521554, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है ये, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है, तो आपको फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी, या जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे भी आप बता सकते हो, तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियोस पब्लिश हो जाएगी। कुछ और टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। बाकी मैथ्स की कल आपकी मॉर्निंग में हो जाएगी, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रही है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव को कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर लेने हैं तो रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी ऐप में प्रेजेंट है ना, एज योर विश। चलिए धन्यवाद। बाकी सिलेबस आपको पूरा बता दिया है, कौन सा सिलेबस इसमें इंट्रोड्यूस होगा। हो सकता है बीच में 1-2 टॉपिक छूट गए हों, बाकी कोशिश की है कि जितना भी होता है। बाकी याद कर लो सिलेबस को भी कि क्या क्या आपके पास सिलेबस है। ओके, चलिए, थैंक यू।